हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। साहित्यिक कहानियों की कड़ी में आइए सुनते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार उर्मिला शुक्ल जी की लिखी कहानी तिरिया जन्म। उसके हाथ थपकियां दे रहे थे मगर मन भटक रहा था। आज गहरे तक आंदोलित हो उठी थी वो। सभ्यता के नित नए सोपान गढ़ते समाज के इस रूप ने तो उसे झकझोर ही दिया था। विचारों के साथ कभी थपकियां तेज हो उठती तो कभी धीमी। इससे तो शायद पहला ज़माना ही अच्छा था। धर्म की ढाल मनुष्य को मनुष्य तो बनाए रखती थी, मगर आज तो सिर्फ विज्ञान है जिसकी ओट में सारे अत्याचार सदाचार हो गए हैं। विचारों के भंवर में डूबकर बहुत दूर निकल गई वो। एकाएक मुन्नी के सिसकने से वो वापस अपनी दुनिया में लौटी। उसने देखा नींद में भी उसके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं बरकरार थीं। थपकियों के साथ वो दर्द की इबारत पढ़ रही थी। दर्द जिसकी परिभाषा से तो नन्हा सा मन कभी अछूता था, मगर उसकी पीड़ा भोगने को विवश था। कैसी है ये विवशता? लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, शायद बदला भी है। तभी तो शोषण ने ऐसे ऐसे रूप धरे हैं कि कुछ भारी भरकम शब्दों के बवंडर जरूर आए, मगर उनसे क्या मिला? हाँ, नारी स्वयं इस नारी मुक्ति की अगुआ बनी बैठी है। इस स्वतंत्रता के पीछे छिपे भोगवाद को वो चाह कर भी समझना नहीं चाहती। इस ना समझने के बहाने क्या वो अपना पिछला सब भूलना चाहती है? मगर अतीत को भूलकर सिर्फ वर्तमान में जीना क्या संभव है? नहीं, अतीत की नींव पर ही वर्तमान की इमारत खड़ी होती है। उसके मन ने इसकी आहट पा ली थी। शायद इसीलिए ऐसी मुक्ति की चाह ने उसे कभी नहीं घेरा था और समाज की सारी व्यवस्थाओं को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। उसने बांट दिया था अपने आप को अनेक अनेक टुकड़ों में। मम्मी, पापा और सुधीर सबके हिस्से थे उसके भीतर। नहीं था तो अपना कोई हिस्सा। उसने कभी सोचा भी तो नहीं कि इन सारे टुकड़ों से परे भी कुछ है, अपना निज भी होता है। उसने जाना ही ना था। फिर भी मगर आज वो महसूस कर रही है कि अपना निजत्व कितना ज़रूरी होता है। वो देख रही थी अपने भीतर अपने टुकड़ों को। अनेक टुकड़े थे उसके। कोई एक टुकड़ा बेटी था तो कोई एक बहन। एक टुकड़े में वो शायद पत्नी थी। शायद इस शब्द का प्रयोग ही सार्थक है। फिर भी कोई इंसान एक साथ इतने टुकड़ों में कैसे बटा, ये जानने की फुर्सत किसे थी? यूँ वो इंसान थी ही कहाँ। समाज औरत को इंसान मानता ही कब है? उसके मापदंडों पर तो औरत या तो देवी है या फिर उल्टा। बीच का कोई मार्ग ही नहीं है उसके लिए। बीच साधारण राह पर तो इंसान चलते हैं। दृश्य आते जाते बनते बिगड़ते रहे। इन्हीं दृश्यों के बीच उभर आया बचपन। खिलौनों का अंबार, तरह तरह के रसोई के साजो सामान और सुंदर नाजुक गुड़िया। गुड़िया से खेलते मन में हर पल उतरती जा रही थी गुड़िया। और आशा आकांक्षा से परे वही निर्जीव गुड़िया उसमें कब बैठ गई थी वो कहाँ जान पाई थी भला। हाँ, एक बार विरोध किया था शायद। भैया के हवाई जहाज़ को लेकर मचल उठी थी वो, मगर बड़ी खूबसूरती से माँ ने मना लिया था उसे। और फिर उसकी नज़र में गुड़िया हवाई जहाज़ से ज़्यादा खूबसूरत हो उठी थी। सीमाएं ऐसे ही बंधती हैं और उसके भीतर बैठी गुड़िया ने अपने को बांध लिया था। उन सीमाओं में बांट दिया था अपने आप को। और फिर विभाजन का एक लंबा सिलसिला बना गया था उसका जीवन। पहला विभाजन मम्मी पापा के बीच। मम्मी की चाहत घरेलू लड़की, सर्वगुण संपन्न, जो आगे चलकर दोनों कुल को रोशन बनाए। और पापा उसे कुशल वकील बनाना चाहते थे। बुद्धि कौशल में पारंगत और परस्पर विरोधी धाराओं में डोल रही थी वो। जिधर लहर तेज होती वो उधर ही बह जाती।
विपरीत धारा के चपेड़े झोलते रहे उसे, फिर भी पापा की इच्छा उसने पूरी की। आज वो LLB डिग्रीधारी है। साथ ही मम्मी की कसौटी पर भी कसा अपने को, सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग। फिर भी कुछ था जो रह ही गया था। पूरी कोशिश के बाद भी कुछ था जो उसमें समा नहीं पाया था। क्या वो भी कहाँ जान पाई थी? और जब जाना, लहरें और तेज हो उठी थीं और उनमें डोलती वो लड़ रही थी अपने आप से। एक विकराल लहर आई और अपने साथ ले गई पीछे, बहुत पीछे। उसके भीतर सुधीर का जो हिस्सा था उसके लिए शायद पर्याप्त नहीं था वो। उसे पत्नी के रूप में चाहिए थी फिल्मी नायिका जो परेशानियों में भी मुस्कान परोसती रहे, और उसकी ये अपेक्षाएं नई भी तो ना थीं। सदियों पुराने धर्म ग्रंथों ने भी तो यही व्यवस्था की थी। भोजन से लेकर सैया तक की भूमिका निर्धारित की गई है उसके लिए। मगर पुरुष, उसकी भी भूमिका तय है और वो अपनी भूमिका के प्रति सजग भी है। तभी तो उसके स्वामित्व पर आँच आई नहीं कि देखे, सुने और भोगे हुए अनेक दृश्य उभर आए। ऐसा एक तरफा विधान, आँखों में मनु उतर आए थे, फिर चेहरे बदलने लगे। राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, एक के बाद एक चेहरे आते रहे और अब वहाँ सुधीर का चेहरा था। मर्यादा, धर्म, न्याय और तथाकथित सभ्यता के सारे प्रतिनिधि मौजूद थे वहाँ। युगों का अंतराल था मगर स्थितियाँ बिल्कुल वही। हाँ, मुखौटे ज़रूर बदल गए थे, आँखों में उतर आई थी वही शाम। ममता और स्नेह से लबालब भरी थी वो शाम। इंतज़ार के वे बेकरार पल आँखों में मचल रहे थे। कितना सुखद था सब, बिल्कुल स्वप्न लोक सा। एक उस्मा मन की गहराइयों से उठी थी जिसे सुधीर तक पहुंचाने के लिए आकुल थी वो। और फिर इंतज़ार खत्म हुआ था। सुधीर के आते ही उसने अपनी सारी उस्मा सुधीर में रोप दी थी। क्षण भर को लगा कि अब दोनों तक ही है धरातल, मगर शाम में रात की कालिमा उतर आई थी। तुम डॉक्टर कुलकर्णी से और भी सारे चेकअप करा लो। अरे, ऐसे क्या देख रही हो भाई? मैं चाहता हूँ तुम सोनोग्राफी करवा लो। जब विज्ञान ने सुविधा दी है तब रिस्क क्यों लिया जाए? मैं लड़की का रिस्क नहीं चाहता। कहते हुए चेहरा इतना सपाट था कि जैसे ये बात उनसे नहीं किसी और से संबंध रखती हो। इन बातों का अर्थ ना समझे ऐसी मूर्ख तो वो नहीं थी। पहली बार समझ उसके भीतर तक उतरती चली गई। तथा कथित सभ्य समाज के इस रूप ने उसे भीतर तक आहत कर दिया था। वो अनु जो आज तक व्यवस्था को मुस्कुराकर स्वीकारती आई थी, आज पल भर को कहीं और चली गई थी और उसके स्थान पर उगाई थी एक नई अनु, सब कुछ उलट पलट देने को आतुर। अब तक की दबी चिंगारियां आज लौ में बदलने को व्याकुल थीं, मगर पुरानी अनु ने संभाला था उसे। एक अजन्मे जीवन को समाप्त करने के लिए वो तैयार न थी, मगर विद्रोह के लिए जो आलंबन चाहिए वो कहाँ था उसके पास। कहने को तो सभी अपने थे, नितांत अपने, मगर वो अपना कल देख रही थी। एकाएक नितांत अकेली हो जाएगी वो, उसके अपने ही विरोधी हो जाएंगे, ये बात जानती थी वो। अकेले चौतरफा वार झेलने के लिए जो सब चाहिए वो कहाँ था उसमें। कोई बात नहीं, अनु विद्रोह नहीं करेगी, मगर और अपने विद्रोह को झूठ का जामा पहनाकर पहला कदम बढ़ा दिया था उसने। बाहर सब कुछ वैसा ही रहा, बिल्कुल शांत, पहले की तरह। आज पहली बार उसने अपने लिए दी गई व्यवस्था का विरोध किया था, शब्द रहित खामोश विरोध। अब सुधीर बेहद प्रसन्न थे और बेटे का पिता बनने का गर्व दिनों दिन बढ़ रहा था। अब वे एक अच्छे पति की भूमिका में थे, अपनी अमानत की सुरक्षा के प्रति सजग। मुन्नी के जन्म के 24 घंटे बाद सुधीर से साक्षात्कार हुआ था और उसने देखी थी सुधीर की तिरस्कार एवं घृणा से लबालब आँखें। मगर लोगों ने देखा उन्हीं आँखों में तिरती मोहक मुस्कानें
और होठों पर मचलन जुमले जो बेटी के जन्म पर उछाले जाते हैं, बल्कि औरों से ज़्यादा स्नेहिल जुमले, बिल्कुल छायावादी कविता की तरह कोमल और स्वप्निल। चाशनी से पगे शब्दों ने पल भर तो उसे भी भ्रमित कर दिया था। उसे भी लगा था कि व्यर्थी वो सुधीर के विषय में गलत सोच रही थी। शायद उसके मन की आशंका ने ही कुछ गलत देख लिया था। मगर लोगों के हटते ही फिर वही सब, एक गुलाम अपना और अपनी नस्ल का निर्णय स्वयं ले, स्वामी को भला कैसे बर्दाश्त होता। घर लौटने पर सारी रस्में हुईं जो आम तौर पर हुआ करती हैं। पार्टी तो इतनी ज़ोरदार थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मगर इस सब के बीच कांटे चुभते रहे। मुन्नी सुधीर के स्वामित्व के लिए चुनौती थी और वो जानती थी कि अब राह आसान नहीं है। राह में कांटे ही कांटे उगाए हैं। मगर ये चुनाव उसका अपना था, सो वो चलती रही, हर संभव कांटे बिनती रही। मगर कांटे बढ़ते ही जा रहे थे निरंतर, फिर भी वो चल रही थी। सुधीर के लिए अब उसका वजूद एक मशीन से ज़्यादा ना था। जब चाहा स्विच ऑन, वो उसमें आंधी सा प्रवेश करता और तूफान सा लौट जाता। सब कुछ उजाड़ कर मन आहत होता। मगर वो पत्नी थी और पत्नी धर्म निभाना उसका कर्तव्य था, सो अपना कर्तव्य वो निभा रही थी। समय के साथ सुधीर और कटीले हो चले थे, बात बात में उलझते। मगर उसने खामोशी को ढाल बना लिया था। उसे विश्वास था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर उसकी खामोशी उन्हें और आक्रामक और संवेदन शून्य बनाती चली गई थी। समय कुछ और बढ़ चला था। मुन्नी की किलकारियाँ पूरे घर में गूंजतीं, मगर एक कोना अब भी ऐसा था जहाँ उसकी पहुँच न थी। उस कोने को लेकर अनु अक्सर व्याकुल हो उठती। ऐसा व्यवहार उसकी कल्पना से परे था, मगर सब प्रत्यक्ष था उसके अपने ही जीवन में। फिर भी आशा का दामन थामे वो बढ़ रही थी, कदम दर कदम। मगर आज की घटना ने तो उसके हाथ से आशा का दामन झटक लिया था। आज के यथार्थ को उसकी आशा भी थाम न सकी। उसकी आशा धूल दूसरित हो गई थी आज, और चारों ओर था भयंकर झंझावत और उसमें तिनके सी डोल रही थी वो। क्या करे, दूर दूर तक कोई अवलंब न था। पीड़ा और अवसाद के बीच आज की सुबह आंखों में फिर उभर आई थी। सुधीर को नाश्ता देकर वो रसोई में व्यस्त थी। आज आया छुट्टी पर थी, सो जल्दी जल्दी काम से निपट लेना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से मुन्नी चिड़चिड़ी भी बहुत हो गई थी। जरा देर हुई नहीं कि रो रो कर बेहाल हो जाती है। तभी झन्न की आवाज़ और रसोई के फर्श पर दूध ही दूध नज़र आने लगा। म्याऊं। खिड़की पर बैठी बिल्ली शायद उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में थी, और अनु की सारी कोशिश नाकाम हुई थी। इसी झनाके के साथ मुन्नी जाग गई थी। अब तक बिखरते दूध की चिंता में उसके कानों में आवाज़ पहुंच गई थी। मगर वो चाह रही थी कि रसोई का बिखरापन समेट ले। तभी सुधीर की आवाज़ ने दखल दी। अनु, मेरी टाई कहाँ है? इस घर में तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं। उसने कपड़ों के साथ टाई भी निकाली थी, शायद जल्दी में रह गई हो। सुधीर की अवहेलना के परिणाम से वो गाफिल न थी। भागकर कमरे में पहुंची। सारे कमरे में कपड़े ही कपड़े। पल भर को मन किया कि वो भी बुक्का फाड़ कर रो पड़े, मगर किसके सामने। सो टाई ढूंढने में लग गई। तभी धम्म की आवाज़ से कमरा भर उठा था। पल भर को वो निस्तब्ध हो गई थी। फिर मुन्नी की लंबी चीख उभर कर फैल गई थी कमरे में। मुन्नी सुधीर के पैरों के पास पड़ी थी। भय और पीड़ा से चेहरा जर्द हो गया था, मगर सुधीर निरपेक्ष खड़े थे अपनी टाई के इंतज़ार में। उसने दौड़कर मुन्नी को उठाया। उसकी सांस खींचाई थी, और इसी क्षण सुधीर से आंख मिलते ही अब तक संचित राख में दबी चिंगारियां भभक उठी थीं, जिसकी लपट ने पल भर सुधीर को घेरा जरूर, मगर अहंकार ने उसे ठेल दिया था और ब्रीफकेस उठाकर बढ़ चले थे गैरेज की ओर। वो उसे देख रही थी। कोई इंसान इतना पत्थर भी हो सकता है, उसने सोचा भी न था। फिर सुधीर तो पिता थे, उसके जन्मदाता।
हाथ मुन्नी की पीड़ा सहला रहे थे, मगर मन में था तूफान और उसमें तैरती लंबी लंबी परछाइयाँ। कार के स्टार्ट होने से वो सजग हुई। सुधीर जा चुके थे। मुन्नी देर तक हिचकियाँ भरती रही, फिर सहज हो गई। मगर अनु आज सहज ना थी। उसने सुधीर से झूठ बोलने की गलती की थी, मगर इसकी सज़ा मुन्नी को। फिर उसकी गलती भी क्या थी? यही कि एक जीव हत्या में उसने साथ नहीं दिया था। हाँ, यही उसका अपराध था। वो भूल गई थी। उसने देखा मुन्नी नींद में भी भय और पीड़ा से मुक्त ना थी। उसका मन कराह उठा था, आंखें छलछला आईं। इस नन्ही जान का क्या दोष है भला? यही कि उसने स्त्री जन्म पाया है। तो क्या स्त्रियां सिर्फ पीड़ा सहने के लिए हैं? यही उनकी नियति है। हाँ, युगों युगों से यही तो होता चला आया है। पीड़ा ने ही आकार ग्रहण किया और लोगों ने उसे नारी नाम दे दिया। उसका मन बहुत पीछे चला गया। यह कैसी पीड़ा है? सोच ने एक नया मोड़ लिया। उसकी बेटी ने भी तो तिरिया जन्म पाया है, तो क्या उसकी लाडली भी सारा जीवन यूं ही पीड़ाओं में जिएगी? जीवन भर सजा पाएगी? वो भी उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं। नहीं, उसके जीवन से कांटों को निकाल फेंकेगी वो, चाहे उसके साथ लहू लुहान क्यों न हो जाए। वो लड़ेगी अपनी लड़ाई, अपनी बेटी की लड़ाई और अपने आने वाली नस्ल की लड़ाई। अपनी सामर्थ्य भर लड़ेगी। मगर वो सामर्थ्य है कहाँ? मन ने ललकारा। सामर्थ्य जुटाऊंगी मैं जानती हूँ कि आंधी में खड़े होने के लिए पैरों में शक्ति चाहिए। मैं भरूंगी वो शक्ति अपने कमज़ोर पैरों में। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई थीं। वो आज पहली बार दुआ मांग रही थी, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। आज वो मांग रही थी जन्म जन्मांतर तक तिरिया जन्म। युगों युगों से बोए कांटे निकालने के लिए ये जन्म पर्याप्त न था, तो वो बार बार तिरिया जन्म की कामना कर रही थी। और धीरे धीरे दर्द का कोहरा छटने लगा था। सुधीर देर रात क्लब से लौटे तो पाया कि आज स्टडी रूम की लाइट जल रही है। भीतर झांका, वहीं उनकी टेबल के करीब एक टेबल और लग गई थी। टेबल लैंप की रोशनी बहुत कुछ कह रही थी। अनु अपने कार्यक्षेत्र के लिए तैयार हो रही थी। ये थी उर्मिला शुक्ल जी की लिखी कहानी तिरिया जन्म। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।